सभी को नमस्ते। फिनेंशियल स्टेटमेंट पिछले दिन एक्सप्लेनेशन खत्म किए थे। हाँ, अब सुनो ध्यान से, जो पूछ रहे हैं वो जवाब देना पड़ेगा और आप अपने कॉपी खोल के रखिए, आंसर भी लिखते चलिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर अब ये करंट एसेट इधर थोड़ा सा दो, फिर यही बात है। अरे हमसे पूछ लेना, हमको भी आता है, थोड़ा हमसे पूछ लेना। सब पूछ ले रहा रितेश से, सब ये लोग अगले साल हम तो ऐसे ही पढ़ाना वढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 1 से लेके 6 तक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा स्किप कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं उस पर थोड़ा बात करेंगे। 1 से 6 जो क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे, उसमें केवल रिजर्व और सरप्लस का ट्रीटमेंट है वो बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच, कोई किताब नहीं दिखेगा अब। हाँ नहीं, तुमने आंसर करना है, तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ा चुके हैं, तो वहां पे आंसर भी लिखा है, तो फटाफट से आंसर बोलोगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। किताब नहीं देखना है, अपने जो पढ़ा है उस पे उत्तर देना है। नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। क्या कह रहा है, इन्होंने पहले कहा कि आप एक मेजर हेडिंग बनाओ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के क्या क्या मेजर हेडिंग्स होते हैं, और एक बैलेंस शीट के ऑर्गेनाइज्ड एंड सीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो बताओ क्या क्या लाइव इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या मेजर हेडिंग होती है, बड़ी बड़ी बताओ। 4 हेडिंग होती है, कौन कौन सा होता है, रितेश बताएगा। सबसे शेयर कैपिटल नहीं, मेजर हेडिंग बोला, सब हेडिंग्स नहीं। तो मेजर इक्विटी वो तो साइड हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है, एसेट्स साइड है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 बड़े हेड है ना, 4 बड़े हेड है ना, इक्विटी के 2 और लाइबिलिटी के 2। तो इक्विटी के 2 हेड्स कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 बातें आएंगी, और दूसरा उसके अंदर का बात बता रहा है, तू बता, याद करवाए थे। हाँ, तो ये हो गया इक्विटी साइड में। इक्विटी मतलब होता है मालिकों का पैसा, तो शेयर होल्डर फंड मतलब जो प्राप्त कर चुके हैं जिस पे हक है, और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब ऐसे एप्लीकेशन के पैसे, जो इक्विटी साइड हो गया, इक्विटी हो गया। लाइबिलिटी का दो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, अब आंसर भी है, हाँ आप लोग लिखते चलिए, मतलब क्वेश्चन नंबर, या नहीं लिखेगा तो यहाँ पे हम दे देंगे पूरा, देख लेना, हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर खाली लिख लो, कौन कौन सा पढ़ रहे हैं, ध्यान में रहे, हम मार्क कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, तो इन्होंने पूछा है द मेजर हेडिंग्स ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का बताइए, तो आंसर आपने दिया है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। साथ साथ एसेट साइड का बता दो। ये आया था 2013 में आपके आईसीएससी के गाइडलाइन में, आईएससी के गाइडलाइन में 2013 में क्वेश्चन आया था। बोलो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। नेम द, अच्छा वही दूसरा क्वेश्चन ही वही है, नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द एसेट साइड ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो और जब रिपोर्ट तैयार करते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें एसेट साइड में क्या होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है। नेम सब हेडिंग्स अंडर विच शेयर होल्डर फंड शैल बी क्लासिफाइड इन अ कंपनी बैलेंस शीट। ये आपको याद करवाने का तरीका ऐसे दे रहे हैं। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी सब हेडिंग्स होती है, आदित्य बताएगा। आदित्य बता। तुम बताओगे ये? अच्छा, ये वीडियो डाल दिए थे ना, देखा नहीं, जब नहीं डाले थे तो पीछे लगा था, कब डालेंगे कब डालेंगे, देखूंगा जब परीक्षा आएगा, उसके एक रात पहले देख लूंगा। बोलो, जहां शेयर होल्डर फंड में कौन क्या क्या हेडिंग आएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा, और रिजर्व सरप्लस, और मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स हमको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है ना। शेयर वारंट्स क्या होता है बताए थे, शेयर वारंट्स क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डरों को वारंट्स इशू करती है कि बाद में किसी डेट को इस रेट पे इतना शेयर आपको हम दे देंगे, अभी लेने के मूड में है तो आप एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है ना। जब ये शेयर इशू करते हैं तो वारंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर ले लेते हैं। अच्छा, नेम सब हेडिंग्स अंडर विच, तो 9 नंबर हो गया। नेम्स, पहले छोटी छोटी बातें करा ले, फिर प्रैक्टिकल में आ जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। नेम सब हेडिंग्स अंडर विच नॉन करंट लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्लासिफाइड अंडर अ कंपनी इन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंपनी बैलेंस शीट। बता दो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ध्यान से सोचना। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, सबसे पहले क्या था बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, वेरी गुड, उसके बाद हाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अच्छा आगे, बस ऊपर नीचे बोले लेकिन ठीक है, चारों चलेगा। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका ना जो तरीका है प्रिस्क्राइब तरीका है, ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब अदर लॉन्ग टर्म, फिर उसके बाद में चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा।
अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड इज इन अ कंपनी बैलेंस शीट। एसेट में बताइए क्या क्या आता है, कौन बताएगा? पीपीई आ गया, अभी तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। वही टेंजिबल एसेट जो तुम बोल रहे हो। उसके बाद नॉन करेंट फिक्स एसेट के बाद में बताओ, फिक्स एसेट के बाद में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर डेफर्ड फिक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, और यहाँ पे नॉन अदर नॉन करेंट एसेट। और जो तुम बोल रहे हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये सब बोल रहे हो, वो तो फिक्स एसेट का अंदर का पार्ट है। मतलब सब हेडिंग्स में क्या करेंगे, पहले हेडिंग्स है, मेजर हेडिंग्स है, उसके बाद सब हेडिंग्स है, उसके अंदर की बात तुम बता रहे हो। मतलब तीन तीन तल्ला नीचे चले गए, हम 2 ही तल्ले पे अभी हैं। ठीक है, आगे बताइए। अंडर, अब देखो ये कुछ चीजें बताएंगे, कुछ नाम बताएंगे, वो कहाँ किस हेड्स और किस सब हेड के अंदर जाएगा, ये आपको समझना है। पकड़ना कैसे पता है? जो भी चीज देंगे उसको पहले आप क्या करेंगे, साइड पकड़ेंगे कि मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है। अब साइड पकड़ लेना तो फिर सोचना ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि ये क्या है, कैसे है ना, इस तरह से। तो अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अच्छी बात ये कि इन्होंने बता दिया कि सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाएगा, सब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 बड़े हेड है ना, और 4 बड़े हेड के अंदर जो सब हेड्स हैं, तो कौन सा कहां जाएगा ये बताना है। चलें शुरू करें। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। अभी हम मान के चलते हैं ये लाइबिलिटी की तरह है प्रपोज्ड डिविडेंड, पहले पुराना किताब है इसलिए बता रहे हैं। अभी तो प्रपोज्ड डिविडेंड जैसा कुछ होता नहीं है, बताए थे, वो कंटीजेंट एसेट के कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में आपको नोट्स में दिखता है। लेकिन ये पुराना बैलेंस शीट है, तो पुराने से बताइए, पहले पुराने में कैसा होता था? पुराने में इसको लाइबिलिटी मानते थे, प्रपोज करना मतलब उसको लाइबिलिटी मान लेते थे। तो क्या होगा, ये कहां जाएगा? पहले बताओ, ये मतलब प्रपोज डिविडेंड, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इक्विटी का पार्ट तो नहीं है, मालिकों का पैसा तो नहीं है, रिजर्व सरप्लस का भी पैसा नहीं है, मनी अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट भी नहीं है। तो ये बचा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? एक मिनट, प्रपोज डिविडेंड लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, पहले बताओ। शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या क्या होता था बताओ। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या था? एक तो हम कोई करंट लाइबिलिटीज मानते थे, और एक हम शॉर्ट टर्म में बोरविंग्स वगैरह कुछ किए हों, और वही ट्रेड पेबल तो करंट लाइब उसमें आ गया ना, ट्रेड पेबल में। और क्या था एक बताओ, अदर करंट लाइबिलिटी थी। तो ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाएगा? अदर में जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं कि प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। आप भी गलत हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज में होता है जो हमें देना है, ये तो प्रोविजन के रूप में पहले चलते थे। तो यानी कि ये अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चलता था। पहले 2 प्रोविजन चलता था, एक टैक्स का प्रोविजन बनाते थे और एक डिविडेंड का, लेकिन अभी वो हटा दिया इन्होंने, तो खाली अभी टैक्स का प्रोविजन वहां पे रहता है। तो ये किसमें जाएगा? खैर इसमें तो बहुत डाउट था क्योंकि अभी बदल गया है, तो इसलिए छोड़ दो इसको। आगे बताओ। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड और अनक्लेम्ड, अगर हमने किसी शेयर होल्डर को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका डिविडेंड हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बताओ किस में जाएगा? करंट लाइबिलिटी तो है, किस में जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज में केवल ये 2 चीज मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? एक तो तुम्हारा ट्रेड पेबल, और एक बैंक वैंक का जो पैसा है वही मान लो, बस ये ट्रेड पेबल। और उसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म की, तो किसमें चला जाएगा? अदर में। आगे बताओ, ये समझ में आ गया ना? तो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड हम दे नहीं पा रहे हैं या कोई क्लेम नहीं कर रहा है ऐसा, तो वो करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, ये हेडिंग होगी। और सब हेडिंग किस में जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में। अच्छा नेक्स्ट बताओ, डिवेंचर किधर जाएगा अभिषेक? डिवेंचर किस में जाएगा? पहले तो नॉन करंट एसेट हेडिंग होगी उसकी, और उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी होगी ना, एसेट बोले क्या हम, गलती बोल दिए। तो नॉन करंट लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी हेड होगा, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। बोरविंग्स में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके बदले में हमने कैश लिया है, ठीक है ना। अगर ये कोई बताए थे कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट किस्त वगैरह है हमारा, तो वो किस में चला जाता है? अदर लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरविंग, ठीक है। मैच्योर्ड डिवेंचर, जो डिवेंचर मैच्योर्ड हो गए हैं, माने उनका पेमेंट करना है हमें, ये किस में जाएगा बताओ? हाँ बताओ। एक जैसे बोलते हैं ना करंट मैच्योरिटीज किस में जाता है? करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटी में केवल 2 चीजें जाती हैं, बार बार बता रहे हैं, केवल 2 चीजें जाती हैं, एक ट्रेड पेबल
और ट्रेड पेबल पूरा, और बैंक का ओवरड्राफ्ट वगैरह ये करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी लाइबिलिटी बनेगी सब अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिवेंचर जो है वो भी किस में जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। नहीं बता, समझ में आया क्या दिक्कत, समझ में आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो मैच्योर डिवेंचर का मतलब जो डिवेंचर इस साल मैच्योर हो गया, हमें पेमेंट करना है उसका। तो ये कह रहे हैं कि करंट, हम भी ये पढ़ के आए, तो पढ़े थे हम भूल गए। तो करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। बताओ कॉल्स इन अरियर कहाँ जाएगा, कहाँ लिखते हो कॉल्स इन अरियर, कहाँ लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के नोट्स टू अकाउंट्स में हम जो कॉल्ड किए रहते हैं उसमें से लेस कर देते हैं, यही ना। इसके लिए कोई बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख रहे हैं शेयर होल्डर फंड में लिखा जाएगा। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जो बताए थे पिछले दिन। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होता है, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल जब निकालते हो तो सब्सक्राइब में दो तरह के कैपिटल होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो बट नॉट फुल्ली पेड अप में जितना कॉल्ड किए रहते हैं उसमें से जितना अरियर रहता है वो माइनस कर देते हैं। तो ये कह रहा है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, वहां से डिडक्ट हो जाता है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है बताओ? कुछ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी सिंकिंग फंड रिजर्व्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे एसेट वगैरह को बदलने के लिए होता है, तो इसे सिंकिंग फंड। तो ये कहाँ जाएगा, रिजर्व है तो कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो शेयर होल्डर फंड इनका हेडिंग होगा और रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, बताओ ये कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड के लिए हमने प्रोविजन बनाया है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में किधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, क्योंकि प्रोविजन हमने बनाया है स्टाफ के लिए। बिल्स पेबल, ये तो कोई भी बता देगा, अंशिका बताएगी? बोले नहीं अभी तो हम च्युइंगम चबा रहे हैं, बता। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में कहाँ रहता है, पूरा तो पढ़ी मेरे साथ, तो फिर बता कहाँ रहता है? लाइबिलिटी साइड में, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, फिर क्या आएगा, एक ट्रेड पेबल के अंदर में आता है। वहां क्या क्या रहता है, दो चीजें, क्या क्या होता है? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक हमें डिपॉजिट करती है, हमारे बैंक में, हमारे कंपनी में पैसा जमा करती है, तो ये कहाँ जाएगा बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। तो पहले हेड बताओ किधर आएगा, नॉन करंट में, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो पक्का इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस तरह में ये 2 4 10 क्वेश्चन पढ़े रहोगे और आपको पूरा बैलेंस शीट दिमाग में रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिख लेंगे। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं थोड़ा सा एसेट साइड का, ठीक है ना। अटेंशन, यहाँ पे कुछ अटेंशन चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ध्यान दो, क्या ध्यान दे? सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल विल बी टर्म्ड एट बिल्स रिसीवेबल, बोल रहे ट्रेड रिसीवेबल बोलना, कह रहे हैं कि सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी टर्म्ड ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल विल बी टर्म्ड ट्रेड पेबल्स। ये तो समझते ही आप, ये उसमें कुछ चेतावनी वाली बात नहीं थी, इन्होंने लिखा है तो हमने पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, अब धीरे धीरे आप आंसर करना। अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल बी प्रेजेंटेड? कौन कौन से हेड्स के अंदर आएंगे? सन्ड्री डेटर्स, बताओ सन्ड्री डेटर कहाँ कहाँ जाएगा? करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, वेरी गुड मुन्ना, देर आए तो क्या हुआ है, दुरुस्त आए हो, ठीक है। दूसरा बताओ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, बताइए पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पहले बताओ नॉन करंट है कि करंट है? तो साइड पहले हेड्स बताना है, हाँ नॉन करंट, और फिर उसके नॉन करंट के अंदर में क्या जाएगा? फिक्स्ड एसेट के अंदर में इनटेंजिबल एसेट, जहां पीपीई लिख रहे थे तो फिक्स्ड एसेट के वहां पे आप पीपीई लिख देते हो, और पीपी अंदर के पीपीई जो है उसके अंदर 4 हेड्स हैं, कौन कौन सा है बताओ? एक तो फिक्स्ड एसेट है, उसके बाद टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, और दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन। ये 4 चीजें थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? नहीं याद आ रहा है? हमें, मेरे पास जो साइड है नॉन करंट एसेट में, उसमें अब तो उसको हम लोग पीपीई बोल रहे हैं, पीपीई के अंदर में पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे, अभी पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसमें पहला जो आता है वो टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट में सारे जो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? इनटेंजिबल एसेट। तो पेटेंट वगैरह जो ये बता रहे हैं, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है। उसके नीचे लिखता था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या मतलब था इसका बताए थे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कोई टेंजिबल एसेट अभी बन रहा है और उसके थोड़ा काम हुआ है, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो अभी अंडर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलते, अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना।
तो अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है, मान लो मेरे बिल्डिंग जैसे अभी गुरुकुल का बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें पूरा बजट 80 लाख रुपए का है, लेकिन अभी तो 80 लाख खर्चा नहीं हुआ है, तो वो 5 लाख खर्चा हुआ है। मार्च होने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है हमारा, मार्च में, खैर वो तो मई में बना के दे देंगे, हाँ एकदम सही एग्जाम्पल, मई में वो बना के दे देंगे हमको। हम अपने एनजीओ जो हमारा गुरुकुल है उसमें हम अगर दिखाना चाहेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, ये अभी तो बना ही नहीं है, और 80 लाख रुपए का, जब मान लो 60 लाख खर्चा हो चुका है मार्च तक, तो हम अपने बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जब वो बन जाएगा तो कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, टेंजिबल में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, तो यहाँ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल एसेट के अंदर दिखाना है। शेयर इन डीसीएम लिमिटेड, हमने डीसीएम लिमिटेड का शेयर खरीद रखा है, हमने खरीद रखा है, तो ये बताओ ये क्या मानते हो इसको। अगर वो कुछ नहीं बोले, हम किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, तो इसको पहले बताओ लॉन्ग टर्म मानते हो कि शॉर्ट टर्म मानते हो, इंटेंशन क्या मानते हैं, कुछ बोला नहीं है, लॉन्ग टर्म मानते हैं, तो नॉन करंट एसेट में जाएगा। अब नॉन करंट एसेट में तुम्हारा क्या क्या था बताओ, इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो पीपीई लिख दिया, पीपीई के बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, तो इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा ये। बिल रिसीवल कहाँ जाएगा, बिल रिसीवल करंट एसेट में जाएगा और ट्रेड रिसीवल में जाएगा। इसके बाद यही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो ये थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं आज, थोड़ा हम लोग बताते चलो। हाँ, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, कुछ किसी को हमने एडवांस दे लिया था, रिकवरेबल है और रिकवर हो जाएगा, और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो ये करंट हो गया है ना, तो किस में आएगा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, किसमें आएगा, पहले तो नॉन करंट है या करंट है, तो करंट है। करंट एसेट में क्या क्या हेड थे, करंट एसेट्स में आपके हेड्स बताओ अगर दिमाग में है तो। उसमें एक क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, याद आया कि हम अगर किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो वो उसकी एक अलग जगह है, तो उसमें क्यों बोल रहे हो करंट एसेट्स है, करंट एसेट साइड है, करंट एसेट जो आपका हेडिंग हो गया, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, करंट मैच्योरिटीज है, ये सब जो भी जो जो, जो चीजें हम गलत ना बोले, तो करंट एसेट है, करंट एसेट के अंदर शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस जो हम किसी को दे रखते हैं उसमें ये आएगा, कि हमने किसी को एडवांसेस दे रखा था और वो इसी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में क्या हो जाएगा, हमारा सेटल्ड हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो कोई भी बता देगा, बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा। हाँ वेरी गुड, अदर करंट एसेट, करंट एसेट है, इसका फायदा हमको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाएगा, और ये अदर करंट एसेट है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, मतलब मेरा कच्चा माल फैक्ट्री में जो फंसा है कहां जाएगा, इन्वेंट्री में, है ना। अदर करंट एसेट में, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में 3 तरह की इन्वेंट्री, कौन कौन सा, 4 तरह की इन्वेंट्री, कौन कौन सा, रॉ मटेरियल का, स्टॉक इन ट्रेड का, WIP का और फिनिश गुड्स का, चारों चीज का होता है बस, और क्या। अच्छा, तो इन्वेंट्री हो गया। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन में आप बताइए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं अंडर व्हाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब ये एसेट लायबिलिटी नहीं बता रहा है, अब ये भी आपको पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ अभिषेक, गुडविल कहाँ लिखोगे, परचेज गुडविल है, कहाँ लिखोगे, हाँ एसेट साइड में, नॉन करंट या करंट, नॉन करंट, नॉन करंट के अंदर में कौन सा हेड जाएगा, नॉन करंट के अंदर में आप जाओगे लिखोगे पीपीई है, पीपीई के अंदर में टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, तो कहां जाएगा, इनटेंजिबल। इतना ध्यान में रखना कि कौन साइड है, कौन सा हेड है, उसके अंदर क्या हेड है, ऐसे। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि गुडविल आपने क्या बताया, नॉन करंट एसेट, और किस में बताया, इनटेंजिबल एसेट में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल है, तो फिक्स्ड एसेट में, इनटेंजिबल एसेट में जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड बताओ, अभी तो ऊपर पढ़ के आए हो, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई डिविडेंड है वो हमसे क्लेम नहीं कर रहा है, पहले साइड नहीं, मैं हेड नहीं बोलता, पहले मैंने मेन सब हेड पहले बोल देते, ठीक है। तुम तो सीधा एकदम एग्जैक्ट बता रहे हो कि अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज कहाँ आता है, हाँ करंट लायबिलिटीज में, तो भाई करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, और ये किस में रहता है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर फंड में जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस के अंदर में कैपिटल रिजर्व होता है, वो सब तो पढ़े थे। तो यहाँ पे खैर शेयर होल्डर फंड में उतना डिटेल में नहीं आना, इन्होंने पूछा साइड में बता दो, तो शेयर होल्डर फंड
और शेयर होल्डर फंड में बी नंबर ऑप्शन रहता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसमें जाएगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस को खोलोगे तो उसमें बहुत तरह के रिजर्व हैं, है ना, 7-8 तरह के रिजर्व होते हैं। लूज टूल्स, बताइए लूज टूल्स कहाँ जाएगा? चोट में चलेगा, बोलिए लूज टूल्स कहाँ जाएगा? लूज टूल से बोल रहे हैं करंट एसेट में। हाँ, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में ये भी स्टॉक है एक तरह का। तो भाई मेरा धंधा नहीं, लेकिन इसीलिए जब याद है हम लोगों को, जब हम लोग बिल पढ़ अरे वो पढ़ रहे थे रेशियो, और क्या पढ़ रहे थे, रेशियो के कैश फ्लो, नहीं कैश फ्लो में तो नहीं आता, रेशियो में तो बार बार आया कि जब भी इन्वेंट्री पढ़ोगे तो लूज टूल्स को हटा देना, क्योंकि वो हमारे धंधे का नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। अरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, तो क्या लिखते हैं इसको, कमेंट्समेंट कुछ बताए थे ना, कमेंट्स में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कमिटमेंट्स में, कमिटमेंट वहां बोलते हैं ना कि गारंटी देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, जो पता रहे थे लास्ट क्लास में बताए थे शायद थोड़ा सा, कि कमिटमेंट्स लेते हैं, गारंटी का रिजर्व बनाते हैं, ये सब नोट्स में लिखा रहता है, कहीं लिखते नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं अरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, कुछ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स है और वो अरियर है, तो लिख रहे हैं कि इसको कमिटमेंट्स इन अ नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं। ये नोट्स का, जहां नोट्स टू अकाउंट लिखोगे तो उसमें कमिटमेंट लिखा रहता है, याद है ना, पिछले दिन बताए थे, रुको दिखाते हैं, तुमको बताते हैं तो समझ में आएगा। कैपिटल कमिटमेंट और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो बोले लास्ट में दिखाते हैं, कमिटमेंट्स वगैरह में कुछ लिखते हैं, तो कमिटमेंट्स में क्या 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 आता है वो देख लो, पढ़ दे रहे हैं 3 बार फिर से। 3 चीजें हैं। अ फ्यूचर लायबिलिटी, एक कोई फ्यूचर की लायबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन मेड, जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है ना। तो पहले अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स, इफ द कंपनी होल्ड्स पार्टली पेड शेयर ऑफ अदर कंपनीज, मतलब दूसरे कंपनीज का शेयर खरीदा लेकिन उसका पूरा पेमेंट नहीं किया है। एज इन्वेस्टमेंट द अनकॉल्ड अमाउंट ऑन दिस शेयर इज कमिटमेंट, इनका कमिटमेंट है कि हम पे करेंगे। बात समझे हो, जैसे मान लो कि हम एक कंपनी है, ए कंपनी, और हमने बी कंपनी का एक शेयर खरीद रखा है, तो बी कंपनी के शेयर का 1 लाख रुपया होता है, हमने 50,000 दिया है, तो 50,000 रुपया हम देंगे, और तो ये कहाँ दिखाएंगे, ऊपर लायबिलिटी कमिटमेंट्स में, तो ये दिखा रहे हैं कि अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स, इफ द कंपनी होल्ड्स पार्टली पेड शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज एज इन्वेस्टमेंट, the uncalled amount on these share is commitment as it have as it will have to be paid when called, जब वो कंपनी मांगेगी तो हमको देना पड़ेगा। हम करंट लायबिलिटी में नहीं लिख सकते ना, मान लो कि, समझ रहे बात को, जैसे मान लो ये समझो ऐसे कि हमने शेयर इशू किया, और शेयर इशू किया, हमने कहा कि हम 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया ऐसे लेंगे, ठीक है ना, तो 3 रुपया हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, शेयर सबको अलॉट कर दिया, और 5 रुपया हमने कॉल पे मांग लिया, और 2 रुपए हम मांग के नहीं रहे, छोड़ रखे हैं। तो जो मेरा शेयर खरीदा होगा वो क्या लिखेगा, ये थोड़ी लिखेगा करंट लायबिलिटीज हमको पे कर देना है 1 साल के अंदर। कंपनी जब मांगेगी तब वो देगा ना, तो कंपनी मांग ही नहीं रही है, वो रख रही है 2 रुपया की भाई हमारा जब कंपनी को कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लेंगे, तो उसके मेरे लिए तो भाई ये हमारे लिए क्या है कि हम रिसीव करने वाले में हैं कि हम पाएंगे, हम अपने एसेट में भी नहीं दिखाएंगे, करंट एसेट सब कुछ नहीं दिखाएंगे। और वहां पे क्या होगा, वो अपने कंपनी में क्या लिखेगा कि ये मेरा कमिटमेंट्स है, जब मांगेगी तो हम दे देंगे, तो ये लायबिलिटी के फॉर्म में नहीं दिखाएगी, वो अपने कमिटमेंट में दिखाती है। यही बात है, फिर से पढ़ दे रहे, सुनो। पहला वाला कहा अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अब बात को समझ पाएंगे। इफ द कंपनी होल्ड्स पार्टली पेड शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज एज इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं। द अनकॉल्ड अमाउंट ऑन दीज शेयर्स इज अ कमिटमेंट एज इट विल हैव टू पे पेड व्हेन कॉल्ड, जब वो कॉल्ड करेगा तब हम ये अपने कमिटमेंट में लिखते हैं, और ये कमिटमेंट कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में कहीं नहीं होता, कहाँ रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। आगे देखो दूसरा कह रहे हैं एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एक्सक्लूडेड एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जैसे पेनल्टी वगैरह। क्या कह रहे हैं कि एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स है रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो उसमें हमारा कुछ पेनल्टी लग जाएगा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ये भी हम कमिटमेंट है कि हम देंगे। जैसे हमने किसी से अभियोग, जो हमारा गुरुकुल बना रहे हैं, एग्जांपल से आपके सामने आ गया कि उन्होंने कहा कि हम अप्रैल मई तक बना देंगे, हमने कहा ठीक है अप्रैल मई तक अगर आप बना के दे देंगे तो जुलाई से हम नया सेशन स्टार्ट कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब वो नहीं दे पाए तो मेरा बहुत सारा नुकसान होगा, हालांकि ये गुरुकुल का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसका स्कूल का होगा, इसका पैसा खर्च करेगा तो पेनाल्टी लाद देगा इनके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच हो जाएगा, अब ब्रीच में तो वो बोलेंगे भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, पूरा साल बर्बाद हो गया मेरा,
आप अगर 2 महीना लेट कर देंगे, जुलाई अगस्त में मेरा स्कूल बना के देंगे, तो तुम्हारा पूरा साल ही बर्बाद हो गया, तो पेनल्टी लगा देंगे। तो ऐसा कोई पेनल्टी वगैरह लगाता है तो ये लाइबिलिटी तो है नहीं, अगर नहीं करेंगे तो होगा ना। हम बोल रहे हैं कि इससे पेनल्टी वगैरह ऐसा आ जाए। अदर कमिटमेंट्स स्पेसिफाई नेचर, अगर कोई और ऐसा कमिटमेंट आपने कर रखा है सच एज अरियर ऑफ डिविडेंड्स ऑन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑन, कि हमने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड क्यूमुलेट करके देंगे क्यूमुलेटिव शेयर डिविडेंड का, तो वहां सब में ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आया था हमारा कि अरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, हमने फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड अगर कुछ देने का वादा किया है तो वो क्या करेंगे, वो तो मेरे कमिटमेंट्स है, तो वो कमिटमेंट में जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा बताओ? हाँ बोलो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? दीज एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कहीं जाता नहीं है। अगर हमारे पास कोई प्रीलिमिनरी या फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस रहते हैं कैपिटल नेचर का, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये सब क्या करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में से घटा देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से घटा देते हैं, कैपिटल रिजर्व से घटा देते हैं। इसमें भी पैसा नहीं रहता तो फिर जनरल रिजर्व से घटा देते हैं, उसमें पैसा नहीं रहता तो पीएल में दिखा देते हैं। तो ये तो हम नोट्स टू अकाउंट में कहते हैं कि भाई हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसमें से हम घटा के दिखा देंगे, बैलेंस शीट में इसकी कोई जगह नहीं होती, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? टर्म्स आपके सामने अगर एक बार आया रहेगा ना, एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख पाएंगे। बोर तो नहीं हो रहे? बोले हो रहे, क्या करें, अब गाना थोड़ी बजा सकते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है यही काम है। अब बताओ, आंसर करो, अंडर व्हाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स। अब आप पूरा पूरा आंसर करेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो भी गया है, हम दिए भी नहीं है, ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड, तो कहां जाएगा? कोई लोन हमने ले रखा था, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था और उसका ब्याज बन गया है, हो गया है समय, अनअक्रूड एंड ड्यू भी हो गया, तो कहां जाएगा बताओ? बोलो भाई, ये करंट लायबिलिटीज हमें तो देना ही पड़ेगा। नहीं समझी बात को? हमने लोन लिया है, इस साल का ब्याज हो गया है, हमने दिया नहीं है। हाँ, ब्याज हम नहीं दिए हैं, वही अक्रूड इंटरेस्ट है। तुम पाने का सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं, एक ही बात है, अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट पेड या ड्यू बट नॉट रिसीव, जो भी दोनों शब्द हैं। एक्रू का मतलब हो गया है, ये ड्यू हो गया है और हमने भी दिया नहीं है, तो ये कहां जाएगा? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज इसका हेड होगा और अदर करंट लायबिलिटीज इसके अंदर जाएगा। बैंक का पैसा और उसका सिक्योर्ड लोन रहेगा तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन दोनों का पैसा का ब्याज का पैसा कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में ही जाएगा। आगे बताओ, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, हो गया है लेकिन ड्यू नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, बताए थे तुम लोगों को। एक तो जैसे मान लो कि जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने पे देते हैं, तो वो कहां जाएगा हम लोगों का? भाई अभी तो ड्यू ही नहीं हुआ है, एक्रू है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। मतलब हम हिसाब करते हैं 6 महीने पे और मेरा फाइनल अकाउंट बन रहा है मार्च में, 3 ही महीने का अक्रू हुआ है, तो ड्यू तो नहीं हुआ है, तो ये कहां जाएगा? कंटिंजेंट फॉर्म में दिखा देंगे या कहां दिखाएंगे बताओ? तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, तो ये 3 महीने का मेरे पास अक्रू हो गया है, तो ये इसको हम अदर करंट लायबिलिटीज में ही 3 महीने का दिखाएंगे। तो मतलब एक्रू है, ड्यू है, एक्रूड ड्यू है, एक्रूड नॉट ड्यू है, जो भी है वो सब अदर करंट लायबिलिटीज में। एक तो होता है एक्रूड है और ड्यू है, तो समझ पाए हो बात को कि नहीं? जैसे मान लो हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का ब्याज हो गया है और ड्यू भी हो गया, हमको देना भी चाहिए लेकिन हम दिए नहीं, तो इसको कहते हैं अक्रूड एंड ड्यू, ठीक है, हो भी गया और ड्यू भी हो गया, ठीक है ना? और एक होता है अक्रूड बट नॉट ड्यू, जैसे मान लो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का है, एक्रू है लेकिन ड्यू अभी नहीं हुआ, ड्यू तो कब होगा? अगले 3 महीने बाद जून में होगा, तो ये अक्रूड बट नॉट ड्यू ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ये तीनों सब करंट लायबिलिटीज ही हैं, जितना पार्ट हो गया उतना तो करंट लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे, क्योंकि हम सारा अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? एक्यूरल बेसिस पे, तो एक्यूरल बेसिस पे चलेंगे। मॉर्गेज लोन कहां दिखाओगे? लोन अगर लिखा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे? लॉन्ग टर्म ही। मॉर्गेज लोन कहां लिखाओगे? नॉन करंट एसेट में, और फिर बताओ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटीज बताओ, गवर्नमेंट्स एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज, सॉरी हमने अलग वर्ड को जोड़ दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्ट सिक्योरिटीज, कोई हमने सिक्योरिटी पेपर वगैरह खरीद रखा है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? नॉन करंट एसेट साइड है और उसमें इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अभी तो आया था,
अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, कमिटमेंट्स है तो हम कमिटमेंट करेंगे। डिपॉजिट विद द कस्टमर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, हमने अभी उस दिन बहुत चर्चा हुई थी इसकी, है ना, कि हमने सिक्योरिटी कंपनी इलेक्ट्रिक बोर्ड को सिक्योरिटी दे रखा है, कितना करोड़ों रुपया तो सिक्योरिटी में पड़ा हुआ है, याद है पिछले दिन बाहर ब्याज के पैसे खाते रहते। तो ये कहाँ दिखेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, पहले बताओ। हमने जो डिपॉजिट रखा है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यानी नॉन करेंट एसेट, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखेंगे कि हमने लॉन्ग टर्म में लोन्स एंड एडवांसेस में सिक्योरिटी जमा है। जनरल रिजर्व, ये तो सबको पता है, इससे तो आप परिचित है बहुत अच्छे से, शेयर होल्डर फंड में जाएगा, रिजर्व सरप्लस में जाएगा। कैपिटल रिजर्व सेम जगह, है ना। बाप रे बाप, बहुत सारा पढ़ा है हम तुमको। चलो एक और, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, उसके बाद फुल सवाल आ जाएगा। चलो ये थोड़ा पक्का हो जाएगा ना साइड्स वगैरह, तो फिर जब फुल सवाल बैलेंस शीट बनाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने जाऊंगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अभी तो बताए, नोट्स अकाउंट्स में हम उसको राइट ऑफ करेंगे, किससे, देखो ये कह रहे हैं कि शेयर इशू एक्सपेंसेस को मेजर हेड में क्या, टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और फ्रॉम जनरल रिजर्व और सरप्लस इन द ईयर विच में बी अकर, अगर ये इन दोनों में पैसे नहीं है तो हम एसओपीएल से ले लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के टाइम में प्रीमियम दिए हैं, तो बताओ किस में जाएगा, देना है, अभी दे नहीं रहे, पे नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है ना, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में ही जाएगा, क्योंकि हमें देना है, क्योंकि डिवेंचर के साथ पैसा जुड़ जाता है ना। अच्छा ये बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ एसओपीएल, मतलब नेगेटिव आ गया मेरा, इस साल लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कहां से, जनरल रिजर्व से काट लेंगे, है ना। कह रहे शेयर होल्डर फंड में जनरल रिजर्व सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस में आप नेगेटिव शो कर देना, ठीक है, इस साल का नेगेटिव। लास्ट ईयर का कोई प्लस माने प्रॉफिट रहेगा तो उसमें से कट जाएगा, रिजर्व पड़ा रहेगा तो वहां लॉस कवर कर लोगे, और नहीं है तो नेगेटिव फिगर दिखेगा आपका। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, और बोरोविंग्स में जाएगा कि अदर में जाएगा, बोरोविंग्स में, क्योंकि कैश लिया। लोन पेबल ऑन डिमांड, लोन पेबल ऑन, हमने लोन लिया जैसे ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो लोन पेबल ऑन डिमांड, तो पहले तो ऑन डिमांड है तो लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म में जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में जाएगा, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शेयर इन एसबीआई, बहुत खतरनाक शेयर किया हमको 793 में खरीदे थे, 734 रुपए गया था शनिवार तक, और आज 750 के आसपास गया, मतलब 752 हुआ, तो हम थोड़ा आज खुश हुए, मेरे चेहरे पे बंगला का 5 बना कि हाँ ठीक है, थोड़ा तो ऊपर बढ़ा। आज 22 रुपए बढ़ा है शेयर, अकेला अकेला आज दिन 22-23 रुपए बढ़ा है, ठीक है जो भी है। एसबीआई का शेयर क्या है, अगर हमने खरीदा है तो नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिखा है, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रू है, हमको मिला नहीं है, तो ये क्या है, अदर करंट एसेट है, मिलेगा हमको, अदर करंट एसेट है। करंट एसेट के हेड्स के अंदर अदर करंट एसेट। गारंटीज गिवन बाय द कंपनी, कोई कंपनी हमें गारंटी दे रखी है तो कंटिंजेंट एसेट, ये अगर हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, हमने कोई कंपनी दी है गारंटी दे रहे हैं तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। उस दिन बताया था ना कि वारंटी कंपनी देती है, आप पंखा खरीदते हैं तो क्या करती है कंपनी, कुछ कंपनियां तो अच्छा बहुत सारा चीज है, बहुत लंबा लंबा गारंटी देते हैं, हमको तो पता भी नहीं था इतना, मतलब वॉशिंग मशीन पे मोटर का 5 साल का वारंटी, 10 साल 15 साल, तो 10 साल 15 साल में किसी दिन फूक गया तो जाके बदल लेंगे हम लोग, बदलो आओ बदल ले। और ऑन साइट वारंटी अब तो चलने लगी है कि घर आके बना के देके जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें भी अलग अलग है, मेन और सेमी, मेरा तो सेमी ऑटो है, और लिखता है कि धोने वाला का जो गारंटी है वो 10 साल का है, और जो सुखाने वाला है उसका 15 साल का है। कम सुखाएंगे क्या है, वो चलता कम है, उस पर लोड भी कम है, उस चलता भी तो कम है, वो 10 मिनट में सुखा के बाहर कर देगा, ये बेचारा 1 घंटा तक दाएं बाएं घूमता रहता है। और हाँ देखा है उसको, हमको देख के बेचारा दुख होता है कि अगर इसके अंदर प्राण होता तो कैसा करता है, बोलता है खाली दाएं बाएं घूम रहा है। और एक तो मेरा बहुत तकलीफ भी है हमको ना, कभी कभी उसमें कपड़ा ऐसा फंस जाता है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल। मेरे पास एक टी शर्ट था, तुम देखे होगे, पर्पल कलर का टी शर्ट था, एकदम हल्का पर्पल। उस टी शर्ट का खासियत ये था कि वो हनी कॉम्ब जो होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है,
उस छत्ते का फाइबर को यूज करके बनाया था, बहुत सॉफ्ट था। अब वो हुआ कि हम खरीदे थे वो बड़े शौक से कि पहने भी थे, 1-2 दिन पहने थे यहाँ पे, और मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी धुलाई में उसको डाल दिया, पूरा फाड़ दिया, बोले टी शर्ट ही पूरा बर्बाद कर दिया मेरा। हाँ, 1000 रुपए का टी शर्ट बेकार कर दिया। बोले भाई हाँ क्या, अरे नहीं हम खींच नहीं दिए, वो आपस में ही कपड़े जब डालते हैं ना तो कपड़े में ही उलझ जाते हैं। और कभी देखो गलती से एक दिन एक का कॉइन डाल दिया था, पॉकेट फट गया पूरा, इतना क्या है, कितना कठिन एंड देता है। अब फिर हम समझ गए कि फाइनली वॉशिंग मशीन यूज करने कपड़े का बैंड बजा देते हैं, ये इतना हालत खराब। काला शर्ट डाल दोगे तो सफेद करके निकाल देगा। नया जीन्स हम लाए, हमको आइडिया नहीं सबका भाई, तो जीन्स ले आए यूनाइटेड बेनेटन का, 1800 रुपए का जीन्स। अब उसको हम डाल दिए धोने के लिए, वो भाई इतना रंग छोड़ा, हम बोले काला पूरा, इतना मोबिल कहाँ से निकल रहा है और पूरा काला करके एकदम सफेद। अच्छा सफेद निकल गया, बड़े शौक से खरीदे थे, 1-2 बार पहने थे। तो एक स्टूडेंट है उसका ना जान पहचान है, वो शायद किसी यहाँ सिक्योरिटी, किसी उसके पिताजी किसी जहाँ पे टी शर्ट वगैरह बनता है, तो वहां पे वो काम करते हैं। हमको पता है, हमने कहा कि भाई दिलीप को फोन किया कि दिलीप मेरा इसको कलर करवा दो, बोला ठीक है सर करवा देते हैं। अब वो कलर दे दे, एकदम वो एकदम और काला करके दे दिया, एकदम लगे कि भाई कलुआ काला हो गया। फिर हम बोले अच्छा चलो ये भी रह जाए तो बहुत अच्छा है, काला पहनने में मजा आता है। काला टी शर्ट ले, काला जीन्स था उसको ले आए, तो फिर धोए तो फिर छूटा। हम बोले यार फिर छूट रहा है, तो बोले सर हम तो एकदम पक्का कलर करवा के दिए आपको। अब वो छूट गया, तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो हमको बाद में एक लोग बताया कि देखो काला जो कपड़े होते हैं उन पे सर्फ यूज नहीं करना, पहली बात, क्योंकि वो सर्फ तो डिटर्जेंट है, वो रंग भी छोड़ देगा। तो भाई कैसे करना है, तो बोला कुछ नहीं करना है, खाली उसको शैम्पू में डालिए या कंफर्ट में डालिए, बस उसमें महक बना रहे, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाइएगा बोले अच्छा ठीक है। अभी एक रात में एक स्टूडेंट है दिल्ली में है, तो उसने 5 तो शर्ट भेज दिया ब्लैक, बोला सर अब इसको व्हाइट मत करिएगा, पहनिए आराम से। तो 5 तो शर्ट भेज दिया, एक ही जैसा 5 शर्ट। तो बोले ये 5 शर्ट एक जैसा, बोला कि 1 साल चलाइएगा आराम से, एक ही दिन में थोड़ी पहनना है 5। हम बोले नहीं, हम सोचे कि रोज 5 ही एक ही शर्ट पहने, सोचे एक ही शर्ट रह गया इनके पास अब, तो अच्छा है 200-200 रुपए का शर्ट मिला, आराम से पहनिए। तो यहाँ पे गारंटी कंपनी देते ही है, तो क्या मानती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी की मानते हैं। जैसे वहां पे अप्रपोज डिविडेंड भी, तो ये करंट इसको क्या मानते हैं, लाइबिलिटी थोड़े ना मानते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटी। फिर जब एजीएम में पास होता है तब वो लाइबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम लोग याद है कैश फ्लो में कैसे करते थे, लास्ट ईयर का ही ऐड भी करते थे और लास्ट ईयर का ही पेड भी करते थे। चलो जी, पीबीडी कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बताओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करंट लाइबिलिटी में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स कहां जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर फंड में, और उसका कोई हेड नहीं, वो अपने में हेड है ना, शेयर होल्डर फंड में जाएगा, उसका कोई हेड नहीं। चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड, मेरे हाथ में कुछ चेक्स हैं कुछ ड्राफ्ट हैं, तो कैश कैश इक्विवेलेंट में होता है, तो करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बैंक ओडी करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बोलो बताओ, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये नॉन करंट एसेट है। कंप्यूटर कहां जाएगा मुन्ना भाई, नया तुम खरीदे हो कंप्यूटर, कहां लिखोगे उसको, बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, रुक जाओ बोलने दो उसको। टेंजिबल एसेट में, यानी नॉन करंट एसेट में, पीपीई के अंदर टेंजिबल में दिखाएंगे। नया कंप्यूटर खरीदा है ना तुम, चल रहा है ठीक, रुकता तो नहीं है, क्या बना, ये क्या होता है, मतलब एक रेडीमेड पीसी होता है और एक तो होता है कि उसमें पार्ट्स। अच्छा, एक लड़का था पंजाब में तो पंजाब में एक लड़का था, तो अपने उसके घर की मालकिन जो थी वो दादी जी थी। तो दादी से आके बोला कि बेबे मैं सोच रहे हैं कि पंजाब चंडीगढ़ जाके कंप्यूटर चलाना सीख लवा। तो दादी थोड़ी पुराने ख्यालात की थी, बोली सीख तले पुत, पर मैंने डर लगता किथे ठोक ठोक ना दे ठीक है तो वैसे ही तो नहीं है चलो आगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहां लिखोगे, इनटेंजिबल एसेट में, वेरी गुड, नॉन करंट में, इंटेंजिबल में। बिल्डिंग कहां लिखोगे अंशिका, नॉन करंट में, टेंजिबल में ठीक है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर डब्ल्यूआईपी में, CWIP है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो हो गया आपका पूरा पूरा कहानी। अब देखो एक कहानी, मेरी बात, चले आगे बढ़े, कुछ बोलना है, 1 मिनट रुकना था, पानी पिलाना।
क्वेश्चन नंबर 18, यहां से अब ये जो तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, हम पहले बताए केवल बैलेंस शीट है आपके कोर्स में, केवल कोर्स में क्या है, बैलेंस शीट। आपका स्टेटमेंट पीएल स्टेटमेंट है ही नहीं, तो पीएल स्टेटमेंट की तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान अभी देंगे नहीं, लास्ट में अगर मन कहेगा एक आध बना लिया जाएगा। अभी हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब ये देखो, यानी फुल लेंथ के सवाल भी नहीं आने वाले, क्योंकि फुल लेंथ आएगा तो पीएल बनाना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट आएगा ना। अगर वो फुल लेंथ का नहीं आएगा, अगर फुल लेंथ का सवाल आएगा तो पीएल का बैलेंस वो बता देंगे कि इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पहला दिख रहा है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ये आपको एसेट एंड लाइबिलिटी दे देंगे, और आपको प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मतलब आपके पास झुआ भर का नॉलेज दे देंगे, इंफॉर्मेशन, और आपको बैठाना है और नोट्स टू अकाउंट्स लिखना है। तो आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, एक पेज में मेरे साथ साथ बनाइए फॉर्मेट। अब इसको अब थोड़ा थोड़ा बनाया जाएगा, हम बता दे रहे हैं। आप एक पेज में बनाओ, एक पेज में पूरा फुल बनाओ, और 2 कॉलम नहीं खींचना, एक ही खींचना, क्योंकि आपके पास 2 साल का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक कॉलम खींचो, इसके बाद में यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखो, यहाँ पे नोट्स नंबर लिखो, यहाँ पे नोट्स का नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब आप पूरा हेड बनाइए फटाफट से। पहले क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेरे साथ लिखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऐसे बनाओ, क्योंकि बैलेंस शीट अगर फुल आ गया परीक्षा में तो टाइम लेता है, इसलिए इसको इग्नोर करना। अगर परीक्षा में इसके ऑप्शन में कुछ रहे तो इग्नोर करना है, अपना वहां पे बुद्धि दिखाना है, जल्दी जल्दी कम छोटे छोटे सवाल करके मार्क्स लेके आना। वहां में उस्तादी नहीं दिखाना है कि हमको ये भी आता है, तो वो पगलाना नहीं है, ध्यान रखना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये कैपिटल में लिख पाओगे तो लिखना। लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, IES होगा ना, हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। चलो, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये बोल्ड में रहेगा। फिर इसके बाद 1 नंबर लिखिए, लिखिए शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में पूरा बैलेंस शीट आपको याद होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है बताओ। सबसे पहले क्या होता है, 1 नंबर होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। जो चीजें नहीं होगी वो लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी तो हम पूरा लिखवा रहे हैं, लेकिन आप लिखेंगे एग्जाम में जो चीजें नहीं है, जैसे मान लो नॉन करंट एसेट कुछ नहीं है, हेड लिख के छोड़ देना खाली, उसके अंदर उतना ज्ञान नहीं लिखना कि चारों चीज हमें लिखनी है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद क्या है, बी नंबर। अब ये बी नंबर में क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो ध्यान से, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद एक तीसरा नंबर चीज होता है, क्या होता है, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वो आपकी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा बैलेंस शीट बनाने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरा नंबर चीज बताओ क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या है, इसको ना थोड़ा ऐसे थोड़ा सजा लेते हैं, शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। और ये भी आपका साइड है तो बड़ा कैपिटल में लिख लेना, थोड़ा मोटे अक्षर से लिख लेना बस, और क्या, ताकि लगे कि भाई। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आता है, एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी हमें केवल एक लाइन लिख करके छोड़ देना है, इसका कहीं यूज नहीं आने वाला है। क्या बोलते हैं बोलो, क्या लिखते हैं, शेयर, इसका तो ये माने हिस्सा है तो हेड तो लिखने ही पड़ेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए हमने छोड़ दिया। शेयर होल्डर फंड के बाद ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्या बात आती है बताओ, नॉन करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 4 हेड हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं रहेगा उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मत लिखने चले जाना कि हमको कुछ लिखना पड़ेगा उसके लिए, छोड़ देना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, एक तो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, हाँ बताओ बच्चा बताओ, बोरविंग्स। उसके बाद क्या आता है, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स एसेट लिखना नहीं है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। टैक्स एसेट, टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारे पास अदर, अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और उसके बाद क्या है तीसरा वाला, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एक दो तो सवाल बना लोगे तो हाथ पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या है भाई 4 नंबर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, इतना लिखिए। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा बताओ। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है ना, तो यहां पे लिखो भाई क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है ना नहीं, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स के बाद ट्रेड पेबल्स क्या आएगा, ट्रेड, और ये करते करते याद हो जाएगा, इसमें घबराने वाली क्यों नहीं। ट्रेड पेबल्स, उसके बाद क्या है अदर, अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये आपका यहां पे टोटल लगा देना। ये हो गया लाइबिलिटी साइड। इसी के नीचे एसेट साइड बनाएंगे। एक सवाल बनाते हैं फिर छोड़ते हैं तुम लोग को। ये दूसरा नंबर साइड है जिसको आप एसेट्स बोलते हैं, ये साइड है। ठीक है, एसेट साइड में क्या क्या होगा। नंबर एक क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ। एक तो पीपी हो जाएगा, उसके अंदर इंटेंजिबल इंटेंजिबल लिखोगे तो लिखो ए नंबर बात, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसका टेंजिबल इंटेंजिबल जो पार्ट रहेगा वहां लिखेंगे। अच्छा लिख देते हैं, इसमें दो पार्ट होता है ना, एक टेंजिबल होता है और एक इंटेंजिबल होता है। इसके बाद क्या होगा मुन्ना बताओ, बी नंबर। इसमें दूसरा आइटम क्या होता है हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या होता है अभिषेक, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद WIP, वो तो लिखना नहीं है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, और इन एडवांसेस वाला भी नहीं लिखना है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम अगर किसी को लॉन्ग टर्म में लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ डेफर्ड तो लिखना ही नहीं, आता ही नहीं है डेफर्ड लिखना है, डेफर्ड तो नहीं आएगा। नॉन करंट एसेट, नॉन अदर नॉन करंट एसेट, डी नंबर, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में लिखो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बताओ फटाफट से क्या क्या आता है बताओ। पहले आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वो तो सबसे आखिरी आइटम है, वो तो सबसे आखिरी आता है। करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, हाँ बोलो क्या क्या आता है बताओ फटाफट से। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, हाँ आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद अदर ना, अदर ये तो उसके ऊपर होगा, चलो ठीक है। अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसके बाद अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, ठीक है। ये इतना बाप रे बाप, ये तो बहुत नाटक नहीं हो जाएगा परीक्षा में अगर आ गया तो, जहर हो जाएगा। अब ठीक है करना पड़ेगा, रोक लो एक बार, सबको लिखने दो। अगर हम फॉर्मेट बनाएंगे, ये तो पहला सवाल है इसलिए पूरा बना रहे हैं, अगर परीक्षा में आप बनाना तो पहले ये चारों हेड्स लिख लेना, ये चारों हेड्स और ये दोनों, और जगह आपको दिख रहा है कितना जगह छोड़ना चाहिए, तो मोटा मोटा सब आइटम तो होगा नहीं, 2 आइटम 1 आइटम रहते हैं, तो 2 2 3 3 आइटम का आपका जगह छोड़ के रखना है, मतलब एक ही पेज में बैलेंस शीट बनना चाहिए।
अब मान लो सवाल में हमें ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जबरदस्ती इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। मेरे में नहीं है तो हम क्यों उसको जबरदस्ती का लिखेंगे। ये तो पहला सवाल है, इसलिए आपको फॉर्मेट को थोड़ा याद करने के लिए दिखाया है, और कुछ नहीं। समझ गए मेरा बात। तो मेन क्या क्या लिखना है मालूम है आपको? मेन आप ये लिखना, साइड लिखना, ये और ये लिखना, और यहाँ पे ये साइड लिखना, ये लिखना, ये लिखना। अब उसके बाद सवाल में ऐसे शेयर कैपिटल रहेगा ही, बिना शेयर कैपिटल के तो सवाल होगा नहीं। रिजर्व सरप्लस आपके रहेगा ही रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहता है, लेकिन ये एक लाइन लिख लेना क्योंकि साइड से आपका। नहीं भी लिखोगे, छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब जिस चीज के इंफॉर्मेशन हमारे पास सवाल में है ही नहीं, उसको हम जबरदस्ती दिया। हमसे अगर बोल दे भाई तब तो हमसे एक पूरा सवाल ही ले लो कि फॉर्मेट बना के दिखा दो, हम वही सवाल बना देंगे। अब इतना अगर पूरा लिखने चले जाएंगे तब तो बेकार हो जाएगा। अब इसमें मान लो जैसे ये दोनों नहीं है तो इसको नहीं लिखना, ठीक है ना, केवल यही लिखना है, केवल यही लिख के जवाब लिखना, ठीक है। तो फॉर्मेट ले लीजिए, फिर हम इस सवाल को तो बनवा ही लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। अभी नोट्स और अकाउंट 15 नोट्स और अकाउंट लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा लगता है। इसके लिए बगल वाले पेज में आप लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में हमें 1-2 करके नोट्स लिखते चला जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं, पहले सब लोग लिख। सवाल में ये लिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कहां जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो कहां जाएगा? ये ट्रेड पेबल्स में है ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर के साथ और कोई आइटम खोज रहा है तो देखो पहले बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, शेयर कैपिटल का लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत नाटक है, क्यों ऑथराइज्ड ये वो लिखना है। तो चलिए लिखे मेरे साथ साथ। सबसे पहले लिखो नोट्स अकाउंट में हेडिंग डालो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप खोजो पूरे सवाल में, और पेंसिल लेके बैठना ताकि आपको फिर दोबारा उसी में ना। हमारे पास सबसे पहले उधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही रखो। सबसे पहले खोजो सवाल में ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई इंफॉर्मेशन है तो देखो लिखा हुआ है, चौथा लाइन पढ़ रहे हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1,20,000 शेयर ऑफ 10 रुपया ईच, लिखा है, लिखा ना। तो वहां आप टिक लगाइए और लिखिए शांति से कि ऑथराइज्ड कैपिटल। पूरा पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा पूरा लिखो, और खाली ऑथराइज्ड लिख करके लोग छोड़ते हैं इसको, लेकिन आप लोग लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना शेयर, 1,20,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, बोले क्यों हंस रहा है, 10 रुपया। तो 10 रुपया ईच, तो कितने हो गए ये, 12 लाख। मोहित कितना, 12 लाख हो गया, दैट्स इट, ये लाइन खत्म। इसके बाद क्या होता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं, देखते हैं, आओ देखते हैं। यहां पे ऐसा कुछ इशूड कैपिटल का देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो जो सब्सक्राइब्ड होता है उसी को हम इशूड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कुछ है, देखो स्टेटमेंट में और कुछ, तो हमको कैपिटल के बारे में यही दिख रहा है ना। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल 80,000 है, 10 रुपया करके 8 लाख, और कह रहा है कॉल्स इन अरियर है 3 रुपया करके, पर शेयर पे 5,000, मतलब 15,000 यहाँ पे बाकी है। तो इशूड कैपिटल का आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना। तो इशूड कैपिटल हम जितना अच्छा इशूड नहीं लिखा है तो यहीं पे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी एक साथ भी लिख सकते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में क्या इंफॉर्मेशन है बताना जरा, कितने शेयर है, नहीं कितने शेयर पे कितना मांगा गया है, 10 रुपया कॉल्ड अप है ना तुम्हारा, 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गए। इसमें अरियर है कुछ लेस, क्या अरियर है, 5,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 अरियर, अरियर को हमने लेस किया, कितना 15,000, कितना हो जाएगा 15,000, तो कितने हो गए टोटल बच्चे, 7,85,000, यही है। तो ये 7 लाख नहीं 50,000 क्यों दिखा रहे हैं, सवाल कुछ और है, तुम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन बता दिया। क्या हो गया, मतलब 18 ही तो है, 1,000 टोटल शेयर है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखना था, इंफॉर्मेशन गलत पढ़ दिया तुम लोग। 80,000 टोटल सब्सक्राइब्ड है
है ना, जिसमें 75,000 पूरा है, 5,000 पे 3 रुपए बाकी है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ऐसे लिखना है ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जो पूरा आ गया है। तो फुल्ली पेड अप 80,000 शेयर अगर हमारे पूरे निकाले गए हैं तो 5,000 पे 3 रुपए बाकी है ना, समझ पा रहे हो। 80,000 टोटल शेयर मेरा इशूड है यानी सब्सक्राइब्ड है, जिसमें 5,000 शेयर पे 3 रुपए बाकी है। इसका मतलब यह है कि 75,000 शेयर का पूरा पैसा आया है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना आ गया, 7.5 लाख। और दूसरा क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इसमें 5,000 शेयर हैं, 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच 10 रुपए अगर, ओ सॉरी 5,000 को 50,000 लिख दिए। तो यहां कितना हो गया, ये 50,000, 50,000 रुपए ये हो गया। इसमें से लेस होगा अरियर, कॉल्स इन अरियर, अरियर लिखो, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर पे, 5,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 यानी 15,000 ये नहीं मिला। तो मिला कितना, 35,000, है ना, 35,000। तो टोटल हमारा कितना पाया, 785, 7,85,000 रुपए हमारा शेयर कैपिटल हुआ। ये हुआ इंफॉर्मेशन आपका, समझ में आया। तो यहां पे लिखिए नोट नंबर 1 है, अब इधर दिखाना जरा सा। शेयर कैपिटल का हमने पैसा निकाल लिया, कोई अरियर वगैरह कोई कुछ नहीं है। तो शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे नोट नंबर 1 और यहाँ पे फिगर आया है 7,85,000 रुपया। ये आपको यहां बैठाना होगा, झंझटा चंद है ये चैप्टर। चलें आगे। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका काम कर लिया जाए। रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका काम कर लिया जाए। आओ नंबर 2 यहां पे लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसका इंफॉर्मेशन खोज लीजिए फटाफट से। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉफिट होती है वो सब रहेगा, जो रिजर्व रहेगा वो सब रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में क्या क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, देखो क्या क्या है भाई। एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है, एक हो गया कितने का, 75,000 रुपए का। उसके बाद आपके पास और कुछ है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर है 50,000 का, और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको 9,000 का दिख रहा होगा, दाएं तरफ देखो एसेट में दिख रहा है ना। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो उसमें से राइट ऑफ कर दोगे, है ना, बोलो भाई, है। देखो ये सवाल में लिख रहे हैं कि एसओपीएल में 75,000 रुपया है, ठीक है, से एसओपीएल में हमारे पास 75,000 है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो ऊपर 50,000 पड़ा हुआ है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 पड़ा हुआ है, और वो उधर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,000 का माइनस हो रहा है, दिख रहा है। तो पहले हमें रिजर्व सरप्लस में पहले बनाना चाहिए सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने का है सिक्योरिटीज प्रीमियम बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था पड़ा हुआ, 50,000 रुपया। लेस करो, क्या चीज लेस करना है इसमें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने का, 9,000। 9,000 माइनस हो जाए कितना बचेगा, 41,000। इसका काम खत्म सिक्योरिटीज प्रीमियम का। इसके अलावा और कोई आइटम है इधर का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 41,000 आया। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में एसओपीएल में कितना पड़ा हुआ है सरप्लस में, और यहां पे पड़ा हुआ है, इसको तो 41 यहां पे लिखो, इसमें ऐड सरप्लस कितने का पड़ा है, 75। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 1,07,411 1,15,000 रुपए, ठीक है। 16 तुम ही बोले हो, 15 हम थोड़ी बोले, 1,16,000। तो 1,16,000 रुपए यहाँ पे 2 नंबर नोट लिखो, लिखो 1,16,000 रुपए। पैसा चलाओगे, बहुत गर्मी लगा तो कैसे कर रही है, ऐसा काय करती है मेरे साथ।
थोड़ा देर चलने दो। तो यहाँ पे दूसरा आइटम हम लोगों ने पकड़ा रिजर्व एंड सरप्लस का, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमने 16 लाख रुपया का 1,16,000 रुपया डाला, है ना? ठीक है, 1,16,000। पिछले साल का इंफॉर्मेशन ये कहाँ से पा रहे हैं? मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं। पिछले साल का इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का 1,16,000 रुपया इधर आ गया। अब इसके बाद में इधर आ जाओ जरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट्स में तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज है। आओ देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमारा क्या क्या जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या क्या है? देखो भाई, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में तीसरा एड्स बनाएंगे, लिखो 3 नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या क्या है? मौसम खोज के बताओगे मेरे को क्या क्या हमने लॉन्ग टर्म में? देखो क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का मतलब हो गया कि हमने लॉन्ग टर्म पे क्या क्या पैसे मांगे हैं। तो देखो क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म का लोन। कह रहे हो 6% का डिवेंचर 6 लाख का, है ना? 6% का डिवेंचर है 6 लाख, और कुछ है? 6% नहीं, लाइबिलिटी साइड देखो ना केवल, बाकी में एसेट साइड क्यों छांट रहे हो? कर रहे हो लाइबिलिटी साइड, देख रहा है एसेट साइड। भाई तुम्हारे पास जो डेटा दिया हुआ है, जो सवाल में जो डेटा दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड है एसेट साइड है। तो अभी हम सारी चीजें लाइबिलिटी का उठा रहे, तो एसेट साइड जाना बेवकूफी है। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में उठवाए थे, क्योंकि राइट ऑफ करना था, इसलिए वहां से उठाए थे। तो 6% डिवेंचर के अलावा और कुछ नहीं है ना? 6% डिवेंचर कितने का बता रहे हो? 6 लाख का, बस खत्म हो गया। कोई भैया वो तो तुम्हारा करंट लाइबिलिटी बनेगा, अभी खर्चे में जाएगा ना, पीएल वगैरह में जाएगा ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं जाएगा ना, ये तो संपत्ति है। अब अगर इसमें मान लो ये कोलैटरल होता या कोई बात होती, मोर्टगेज होता, तो वो सारी बातें नोट्स में नीचे लिख देते साथ साथ, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे भाई साहब आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो गए। अदर लॉन्ग टर्म में कुछ है आपके पास? अदर लॉन्ग टर्म में कोई बाकी बकाया चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो शॉर्ट टर्म में बस बातें खत्म होने वाली हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपके पास कुछ नहीं है, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो कहां जाएगा? ये ड्यू वाला है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब ये हमारे कहां दिखेगा? अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखेगा और नोट्स में दिखेगा, बस ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास और कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसमें आ जाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, है ना? इधर आ गया शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो आओ यहाँ पे देखते हैं ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में कुछ है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में भी कुछ नहीं है। चौथा आइटम लिखो, ट्रेड पेबल में क्या क्या है? जिसका है उसका नोट लिखना ही पड़ेगा। ट्रेड पेबल में दो चीजें होती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। है कुछ? दोनों है। तो बताओ क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख, 1 लाख। और बिल्स पेबल? बिल्स पेबल आदित्य इस तरफ दिखाना। 1,76,000, 1,76,000 बता रहे हैं रितेश जी, 1,76,000। तो यहाँ पे 3 नंबर नोट लिखो शॉर्ट ट्रेड पेबल के सामने है। कौन सा 3 नंबर क्या हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में छूट गया क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 3 नंबर नोट है, कितने का था? 6 लाख। और यहाँ पे 4 नंबर नोट में कितना आया? 1,76,000 रुपए। अदर लॉन्ग टर्म्स में कुछ है? कुछ अदर करंट लाइबिलिटीज में? हाँ बोल रहे थे ना, इंटरेस्ट था ना? हाँ, बिल्स पेबल हो गया, तुम्हारा क्रेडिटर हो गया। तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो 5 नंबर नोट में। अदर शॉर्ट टर्म, अदर शॉर्ट टर्म क्या था ये? लाइबिलिटीज। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितना बोले हो? क्या बोले हो? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बाकी है? 28,000 रुपया बैलेंस है, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये 28,000 रुपए का बैलेंस है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन और कुछ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में? नहीं, खत्म। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड पूरा हमने खत्म कर दिया। ये 5 नंबर नोट हो गया। कितना हो? 5 हुआ ना? बच्चा कितने बताना, मौसम गलती ना हो, देखो बेइज्जती हो जाएगी ऑनलाइन हमारी, तो इसलिए मेरी इज्जत बचा लेना। 28,000 ठीक है। टोटल लगा दो कितना आ रहा है, एक बार फटाक से टोटल लगाओ।
इसको रोक लो एक मिनट, टोटल लगाओ फटाक से। पर आइटम आपका एक चीज छुटा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। खोज के बताओ क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कितने बच्चे प्रोविजन फॉर बैड डेट है? हाँ बताओ कितने का है प्रोविजन फॉर बैड डेट? कितने का? 8,000। 8,700 टोटल लगा लो, 8,700। और यहाँ पे लिखो भाई 6 नंबर नोट में 8,700 कितना आया बताओ? 17 लाख। हाँ ठीक है, तो ये आ गया आपका 17,13,700। ठीक है, 17,13,700 रुपए। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारा बन गया। अब एसेट साइड का नोट हम इधर लिख देंगे। ठीक है, इधर चमक तो नहीं रहा? चमक रहा है इतना दूर ना? हाँ बस इतना बहुत है मेरे लिए, इतना बहुत है। यहां लिख देना। आप परीक्षा में ऐसे बगल बगल नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे, बगल मत आ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 नोट्स टू 7 आ जाओ। एसेट साइड क्या हुआ बोलो, क्या बोलो? हाँ तो बैलेंस शीट ही तो है ये। अभी तो हम लाइबिलिटी कंप्लीट किए हैं, एसेट साइड आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल को जो भाई क्या क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट में क्या क्या है बताओ? यहां पे लिखो टेंजिबल एसेट्स, ये तो होगा ही होगा इसमें। टेंजिबल एसेट क्या क्या है बताओ? पहले क्या बताओ? बिल्डिंग कितने का? 6 लाख। एक मिनट रुक जाओ, बिल्डिंग है 6 लाख का। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन तो नहीं है इसमें, एक्यूमुलेटेड कुछ बताना अगर होगा तो। प्लांट में कितना है? 6,60,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 66,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिगर कितना आ जाएगा टोटल? 5,94,000 रुपए। इसके बाद और कुछ आइटम है टेंजिबल में? फर्नीचर है कितने का? फर्नीचर में 14,000, 14,400। और कुछ? 14,400। आगे तो ये कितना हो गया टेंजिबल बताओ कितने का आ गया? और इनटेंजिबल एसेट क्या क्या है? खोजो जरा सा। इनटेंजिबल एसेट कुछ है आपके पास? इनटेंजिबल एसेट कितने का आ रहा है? ये अब तुम बता रहे हो 12,03,800 कैसे? 12,03,400, 12,08,400 दिख रहा है इसमें। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट में देखो क्या क्या है? गुडविल, पेटेंट, ऐसा कुछ बताओ भाई। गुडविल, पेटेंट ऐसा कुछ है आपके पास में? गुडविल है, केवल गुडविल है? केवल गुडविल है कितने का? गुडविल 50,000, तो 50,000 का गुडविल। तो भाई गुडविल यहाँ पे क्या क्या आ गया? टेंजिबल के सामने आप लिखिए 12,08,400, इनटेंजिबल के सामने लिखिए 50,000, और इसके सामने आप नोट लिख दीजिए 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर नोट हमारा हो गया इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट के बाद क्या है हमारा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो ये सब कुछ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ है। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ, स्टाफ को जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया 95,000 का, किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में? बोलो। लॉन्ग टर्म में अगर हम एडवांसेस देंगे तो किस में जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस हमने स्टाफ से लिए हैं, एसेट है ये, दिया है उन्हें, एसेट है हमने मत दिया है। अगर एसेट साइड में लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ, हमने दिया है ना, तो ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म मानोगे, शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। तो यहां पे लिखो 8 नंबर नोट्स में लोन्स, लॉन्ग टर्म वैसे लिखना नहीं चाहिए, एक ही आइटम है, ये सब हम नहीं लिखते एक ही बार। लोन्स एंड एडवांसेस जो एक आइटम है उसमें क्या लिखना है, वो तो सामने ही दिख रहा है।
टू स्टाफ, लेकिन लिख दो, अब हम क्या ही बताएं। कितने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस स्टाफ कितना है? तो बस 95,000 डायरेक्ट, और क्या इसमें क्या ही बताएंगे, हो गया टोटल। तो कितना नंबर ये नोट बनाया हमने? 8 नंबर। सॉरी, 1 मिनट रुकना, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, तो फिर तो जब हेड ही लिख रहे हैं तो फिर अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन करेंट 95,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 95,000 का इन्वेस्टमेंट अगर है तो इसमें कितना नंबर, इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसे ही लिख दो, है ना। और कुछ है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो स्टाफ को जो दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म क्यों मान रहे हैं? अब तो फिर उसको शॉर्ट टर्म में ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने एडवांस स्टाफ को कुछ दे रखा है तो इसको प्रीपेड बोल दो, ऐसे ही है ना। तो किस में जाएगा तब? तो ये अदर, इसमें शॉर्ट टर्म्स में जाएगा, शॉर्ट टर्म में जाएगा, क्यों लॉन्ग टर्म में भिजवा रहे हो। तो यहाँ पे आपका एक इन्वेस्टमेंट आपने डाला 95,000 रुपए का, उसके बाद क्या आइटम बचा? चलो ये हो गया, लॉन्ग टर्म में 95,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में ही जाना चाहिए। और अदर नॉन करेंट एसेट्स कुछ है? अदर नॉन करेंट एसेट आपके पास कुछ है? नहीं है। तो यहाँ पे आइए करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितने का दिया हुआ है? तो इन्वेंट्री के सामने लिखो 10,000, इसमें कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे ट्रेड रिसीवेबल का नोट बना लो। ट्रेड रिसीवेबल में क्या है बोलो? ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास डेटर है कितने का? 1,74,000। और बीआर है? हाँ, प्रोविजन कितने का? प्रोविजन 8,700, 8,700 का प्रोविजन। तो यहाँ डेटर कितने का बचा? 1,65,300। नहीं, तब तो यहाँ प्रोविजन क्यों घटवाओगे जब डेटर यहाँ पे तो प्रोविजन घटवाए हो, फिर ये सब उठ पटांग करवा रहा है। बीआर कितने का? ये हमेशा टोटल पे आएगा, बीआर पे कितना आएगा बताओ? बिल रिसीवेबल नहीं है, तो टोटल मेरे पास 1,74,000 का डेटर ही है केवल। तो यहाँ पे डेटर बैठाओ 8 नंबर लगा करके। ट्रेड रिसीवेबल में 8 नंबर, 1,74,000। प्रोविजन इस तरफ लिखवाए हो ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो अलग से वहां क्यों लिखवाओगे, घटाओगे नहीं। आगे बताओ, कंफ्यूजन नहीं रखना। आगे बताओ क्या है मेरे पास में? कैश, स्टॉक, स्टॉक तो हाँ स्टाफ वाला इसमें आएगा ना। अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने का है? 95,000 इधर ले लो। और क्या बचा मेरे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ जाओ 9 नंबर में, बताओ क्या क्या आपके पास कैश है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या बच्चा बताओ? कैश इन हैंड और इन बैंक। हैंड में कितना है हमारे पास? कैश इन हैंड 1,500 रुपया। और बैंक में कितना है? 79,800। टोटल कितना हो गया? 80, 81,300, 81,300। तो यहां लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे 9 नंबर, और यहाँ पे लिखो 81,300, यहाँ लिखो 95,000। अदर करंट एसेट है कुछ? अदर करंट एसेट है? बैलेंस टैली हो गया? तो बता दो भाई कितना आ रहा है टोटल? आ गया 17,13,700, 17,13,700। कुछ कमिटमेंट्स वगैरह है नहीं, तो बस खत्म बात। बाप रे, एक तो सवाल बनाने में तो ये तो पूरा परेशान करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में 2-4 तो प्रैक्टिस करवा देंगे तो हो जाएगा। इधर दिखाना जरा, ये देखो नोट्स टू अकाउंट है, ये पूरा सवाल आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक एक चीज लाइबिलिटी साइड का, जैसे ये सवाल था, अब इसको हम इजी कैसे करते हैं ये ध्यान रखना। हम एक एक आइटम पढ़ेंगे और जहां पे कुछ एडलेस है उसी का नोट्स दिखाएंगे। हमें हर चीज का अगर नोट, जैसे एक एक आइटम है, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 3 नंबर में 6 लाख रुपया खाली एक तो बीपी है, वो है डिवेंचर है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें सिंगल आइटम है उसका नोट्स नहीं बनाना है। जहां जैसे ये बिल्डिंग है तो इसमें हमको नोट्स बनाना पड़ा, ये दिखाना पड़ेगा। जहां सिंगल आइटम है उसमें नोट्स बनाने की जरूरी नहीं है कि 15 नोट्स बनेगा ही बने, हो सकता है 4-5 नोट्स में अपना काम बन जाए। ठीक है, तो जो सिंगल आइटम है उसमें नहीं। जैसे अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसमें नोट्स नहीं बनाना चाहिए था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप नोट्स बना दे क्योंकि अलग है, वो तो अलग चीज है, वो दिखाना पड़ता है।
ट्रेड रिसीवेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल एक आइटम है ना बस। लेकिन क्या है ट्रेड रिसीवेबल में, उसमें डेटा रो होता है इसलिए बना दिया हमने। ठीक है, आज इतना रखिए। और इसको अभी कुछ नहीं करना, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं, आपका प्रैक्टिस चल रहा है एडमिशन का और उसका फंडामेंटल का। रविवार को इस बार क्लास लेंगे। अगर मान लीजिए कि क्लास सुबह नहीं ले पाए तो हम दोपहर को ले लेंगे, लेकिन लेंगे क्लास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा भी होगा हम बता देंगे, लेकिन होगा क्लास तो होगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।